पहला क्वेश्चन है, इन चार फिगर्स में आपको बताना है किस में करंट ज़्यादा है, किस में करंट कम है। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो इसमें चार्ज अपॉन टाइम क्या है? 7 कूलम पर सेकेंड। तो करंट कितना है? 7 एम्पियर। इसमें नेगेटिव चार्ज लेफ्ट जा रहा है, पॉजिटिव राइट जा रहा है, और प्रैक्टिकली भी यही होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं। तो इसका टोटल करंट 3 है, इसका 4 है, ऐड करके 7 है। इसमें भी सही है, नेगेटिव लेफ्ट जा रहा है तो पॉजिटिव राइट जा रहा है, ऐड करके टोटल 7 है। पर इसमें नेगेटिव इधर जा रहा है, पॉजिटिव इधर जा रहा है, जो होता नहीं है कभी भी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक तरफ नहीं जाते। तो एक करंट अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो 6 में से एक माइनस करके आंसर क्या आएगा? 5। अब प्लॉट कर लेना कौन करंट बड़ा है कौन करंट छोटा है। तो पहला मेथड क्लियर है कि कैसे इसको चेक करना है कि करंट ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर एंड वोल्टेज इज एज शोन। एक चीज सुन लो, आपके एनसीईआरटी में और कंपटीशन में आनी है। V और I का ग्राफ, V और I के ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप, वो आपको क्या देगी? रेजिस्टेंस। वोल्टेज और करंट की स्लोप आपको रेजिस्टेंस देगी। लेकिन कई बार ग्राफ I और V का बनता है, I और V की स्लोप आपको क्या देगी बताओ? 1 बाय रेजिस्टेंस। अगर ग्राफ V और I का है, स्लोप आपको देगी रेजिस्टेंस। अगर ग्राफ I और V का है तो स्लोप आपको क्या देगी? 1 बाय रेजिस्टेंस। याद हो गया यहां तक? तो पहला क्वेश्चन है, ग्राफ को देखते हुए बताओ किस पॉइंट की रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसकी कम है। तो आपने कुछ नहीं करना, V और I की स्लोप आपको रेजिस्टेंस देती है। A पॉइंट की स्लोप ज्यादा है, B की कम है, C की कम है और D की और कम है। तो यानी कि A पॉइंट की रेजिस्टेंस ज्यादा है, B की कम है, C की कम है, D की और भी कम है, क्योंकि स्लोप ऊपर जाते जाते घटती जा रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी घटती जा रही है। तो कर लोगे मार्किंग? इसमें कैसे देखना समझ में आ रहा है? तो स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप कम, रेजिस्टेंस कम। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? आईवी कर्व है। आईवी कर्व की आपको स्लोप क्या देगी? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन है, ये स्लोप 1 अपॉन रेजिस्टेंस देगी। अब इसका आंसर कह रहे आईवी ग्राफ को आईवी करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। करेक्टरिस्टिक्स मींस ग्राफ प्लॉट करना। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये स्लोप की वैल्यू, स्लोप ऑफ द कर्व बिकम्स लेस अगर लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड। रूल नंबर 1, स्लोप है क्या? 1 बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रो एल बाय ए। स्लोप जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, और वो यही तो कह रहा है कि स्लोप कम है, स्लोप घटेगी अगर लेंथ बढ़ेगी, अगर लेंथ बढ़ेगी तो स्लोप घटेगी, स्लोप डिक्रीज हो जाएगी। तो यही तो बोल रहा है कि इस लेंथ की वैल्यू अगर बढ़ाते जाओगे तो स्लोप क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो समझ में आ रहा है कि कैसे लेंथ का रिलेशन निकालना है। पहले 1 बाय आर निकाल लेना है, आर को रो एल बाय ए कर लेना है, फिर वहां से स्लोप और लेंथ का रिलेशन निकाल के अपना आंसर देना है। ठीक है यहां तक? जैसे आपका क्वेश्चन है, वी आई ग्राफ दे रहा है आपको, वी आई दो ग्राफ दे रहा है, एक टेम्परेचर T2 पे दे रहा है, एक टेम्परेचर T1 पे दे रहा है, और वो ये पूछ रहा है T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल है। V और I की स्लोप आपको क्या देगी? रेजिस्टेंस। किसकी स्लोप ज्यादा है? T2 की। T2 की स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी T2 की ज्यादा है, क्योंकि हायर द टेम्परेचर हायर द रेजिस्टेंस। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो इसकी रेजिस्टेंस R1 है तो इसका टेम्परेचर T1 है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो और इसकी रेजिस्टेंस अगर R1 है तो इट इज प्रोपोर्शनल टू T1। और रेजिस्टेंस है क्या? स्लोप है। इसकी स्लोप क्या है? tan थीटा। तो रेजिस्टेंस की जगह tan थीटा पुट कर दो, स्लोप है तो tan थीटा प्रोपोर्शनल टू T1 है, और कांस्टेंट K लगा लिया। अब इसकी स्लोप क्या है? नेक्स्ट लाइन की अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। स्लोप क्या बनेगी? tan 90 माइनस थीटा। और ये किसके प्रोपोर्शनल है? T2 के प्रोपोर्शनल है। अब tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल है? तो इस इक्वेशन में से इसे माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस करो, K कॉमन, T2 माइनस T1, इसमें से इसे माइनस करो, cot माइनस tan। तो इसमें cot क्या होता है? cos बाय साइन। tan क्या होता है? sin बाय cos।
एलसीएम लो, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मेडिकल के लोग समझ लें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जान के, क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मैथ्स में क्या होता है? कॉस ऑफ 2 थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ 2 थीटा, और कॉस ऑफ 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा क्या होता है? कॉट 2 थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉट 2 थीटा के प्रोपोर्शनल है, ये रहा कॉट 2 थीटा। तो पहले आपने स्लोप टेम्परेचर के साथ बनाई, फिर दोनों को माइनस किया, फिर ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, मेडिकल वालों को सीखना पड़ेगा, नॉन मेडिकल वालों को आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? नॉन मेडिकल समझ में आ रहा है? मेडिकल भाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, कंपटीशन का एनसीईआरटी का नहीं है ये, ठीक है? ये शीट की कॉपी मैं आपको दूंगा, सारी मिल जाएगी शीट की कॉपी आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस, ध्यान से, आर ऑफ अ कंडक्टर वेरीज विद टेम्परेचर टी एज शोन। कह रहा है ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस का ग्राफ है। मैथ वालों को पता लग रहा है ये पैराबोलिक ग्राफ है टेम्परेचर के साथ। कह रहे हैं अल्फा बीटा का साइन बताओ। साइन क्या बताना? दोनों ही पॉजिटिव है, ग्राफ तो ऊपर ही चढ़ता जा रहा है, कुछ भी नेगेटिव होगा डिक्रीज होगा, ऊपर ही चढ़ता जाएगा, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। जैसे सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक कंडक्टर में एक वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर कांस्टेंट नहीं है, रो की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लीनियरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एक वायर का रो इंक्रीज होता जा रहा है लेफ्ट से राइट। कह रहे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस कंडक्टर में डिस्टेंस x के साथ कैसी वेरी करेगी। बस यही दे रहा है, रो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा। तो रूल नंबर 1, हमें तो ओम लॉ आता है, हमें क्या आता है? V इज इक्वल टू आई आर, हमें आता है R इज रो एल बाई ए, और L को अगर नीचे ले आए क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन निकालनी है, तो V बाई एल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो E जो है इसके इक्वल आ जाएगा, E रो के प्रोपोर्शनल है। ये रहा ओम लॉ, कुछ ना करो, ओम लॉ लगा दो। ओम लॉ क्या था? E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, वो J इज इक्वल टू क्या था? J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E वाला फॉर्मूला था, वो भी सेम है, यही तो है। सिग्मा जो है 1 बाय रो होता है, तो एक सीधा ही आ गया। E रो के प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जो रो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो रो जो है x के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, पर कांस्टेंट के साथ रो नॉट भी लगेगा। क्यों? क्योंकि x 0 है, तो वायर का लेफ्ट पोर्शन पे आ गए, और लेफ्ट पोर्शन पे कम से कम रो नॉट वैल्यू तो होगी, रो 0 तो हो नहीं सकता वायर का, कुछ तो कांस्टेंट होगा रो नॉट। तो रो का ये फॉर्मूला है, इस रो के फॉर्मूले को यहाँ पुट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे वेरी कर रहा है। फिर से मेडिकल वाले लोग समझ लें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की कंडीशन है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व तो बन नहीं सकता। और ग्राफ क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू तो रो नॉट की होगी, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो नहीं सकता, ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसकी रो नॉट तो होगी ही होगी, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये अंदाजे से मार्क करना पड़ेगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता, सोचना पड़ेगा घर जाके कैसे हुआ। अगर आपको इस टाइप की वायर गिवन है और आपसे ये पूछे कि रेजिस्टेंस निकालो किसकी? रेक्टेंगुलर फेसेस से, और दूसरा पार्ट है इसी फिगर में रेजिस्टेंस निकालो स्क्वायर फेसेस से, तो इसका मतलब होता है ये रेक्टेंगल है 1/100 का, और ये साइड का स्क्वायर है 1/1 का। अगर तो बोलता है रेक्टेंगुलर, तो इमेजिन कर लो कि करंट रेक्टेंगल में एंटर हो रहा है, और अगर कहते हैं स्क्वायर, तो मान लो करंट कहां से एंटर होगा? ऐसे जाएगा स्क्वायर से। रेक्टेंगुलर फेस का मतलब ऐसे जाएगा, और स्क्वायर फेस का मतलब ऐसे जाएगा। तो अगर तो ऐसे जाएगा रेक्टेंगल, तो फॉर्मूला R इज रो एल बाई ए में एरिया क्या लिया जाएगा? 1/100 एरिया ये लिया जाएगा, और फिर लेंथ क्या ली जाएगी? बोर्ड के अंदर कितनी? 1 सेंटीमीटर। एरिया यह लिया जाएगा, लेंथ ये ली जाएगी। लेकिन अगर स्क्वायर फेस कहता है, तो स्क्वायर में एरिया क्या लिया जाएगा? 1/1, और लेंथ क्या ली जाएगी? 100, क्योंकि वायर को 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर रेक्टेंगल है तो ये एरिया वो लेंथ, अगर स्क्वायर है तो ये एरिया ये लेंथ। लगा लेना फॉर्मूला रो एल बाई ए, एक में लेंथ अलग है एरिया अलग है, एक में लेंथ अलग है एरिया अलग है, दोनों पार्ट्स ऐसे करने हैं। तो समझ में आ रहा है कि क्या इसका लॉजिक है?
और इसमें स्टेडी करंट फ्लोज इन अ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वायर का एरिया चेंज हो रहा है, एक चीज कभी चेंज नहीं होगी, याद रखना, और वो क्या है? करंट। करंट कभी चेंज नहीं होगा, चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो या कम हो। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? करंट। करंट चेंज नहीं करना, ठीक। और लास्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन्स द करंट इन द कंडक्टर? आंसर ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट क्यों? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला की है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन करंट आई। तो करंट जो है वो ड्रिफ्ट से करेक्टराइज होता है और कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन करंट आई। ठीक, ठीक है।